best way to prepare for IIT isn't by memorizing facts, it's by understanding the concepts behind them. तो सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम वत्सला शुक्ला है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IIT सॉर्टेड पे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में IIT 2026 के फिज़िक्स के पहले 5 सवाल कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग अगले 5 सवाल, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 15 करके IIT 2026 के फिज़िक्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस कर लेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट में, बेसिकली ये जो सॉल्यूशंस है 3 पार्ट में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज मैं कोई भी चीज़ सुपरफिशियली नहीं बता रही हूँ, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊँगी तो फिर वो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी। इसी वजह से मैं 3 पार्ट्स में बना रही हूँ ताकि वीडियोज़ की लेंथ भी ठीक रहे एंड फिर और मैं हर एक चीज़ डिटेल में समझा भी पाऊँ। एंड मतलब आई वुड से कि इसको 1.5x पे देखना बिकॉज लिखते समय टैबलेट में मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है एंड इग्नोर माई हैंड राइटिंग एज वेल, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती वो भी टैबलेट पे। सो इतना ध्यान में रखना एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना फ्यूचर में आप लोग किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो एंड ऑल्सो टेल मी आप लोगों को समझ आया या नहीं, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ टाइम पीरियड t, okay, around the center of a star solely under the gravity of the star. Suppose the distance between the star and the planet is halved, okay. The individual radii of the star and the planet is also halved, ठीक है, इंडिविजुअल रेडियाई भी हाफ कर दिया। कीपिंग देयर यूनिफॉर्म मास डेंसिटीज अनचेंज्ड, मास डेंसिटी उनकी चेंज नहीं की। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द न्यू ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। बेसिकली यहाँ पे हमसे नया टाइम पीरियड पूछा है, दैट इज़ t' पूछा है, ठीक है। तो देखो पहले इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि एक स्टार है, उसके अराउंड एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और ये हमसे पूछा है, मतलब ये तो पहला केस हो गया। अब हमें एक दूसरी सिचुएशन दे दिया कि मान लो हमने जो स्टार और प्लैनेट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे आधा कर दिया, प्लस जो दोनों प्लैनेट और स्टार हैं उनकी जो इंडिविजुअल रेडियाई है उसे भी हाफ कर दिया। तो अब हमें नया टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं टाइम पीरियड के लिए, जिससे हमारा ये सवाल सॉल्व करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ओके। सबसे पहले हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πr, यहाँ पे जो r है वो है मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द प्लैनेट, 2πr विच इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन v0। v0 इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ऑर्बिट कर रहा है, v0 हमारे वहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, दैट इज़ 2πr अपॉन v0। अब हमें पता है, अब यहाँ पे रुको मैं ऐसे बताती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। v0 हमें पता है क्या है, v0 है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी और v0 का फॉर्मूला होता है √gm अपॉन r, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट and r is the radius of the orbit, basically the distance between the planet and the star, ये हमारा r है, ओके। तो v0 हमारा हो गया √gm अपॉन r। अब अगर इसका डेरिवेशन पूछो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसा है तो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। देखो जैसे क्या होता है, जब कोई प्लैनेट एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो जो प्लैनेट और स्टार के बीच का ग्रेविटेशनल पुल होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है, जो कि कंटिन्यूसली प्लैनेट को स्टार की टुवर्ड्स खींचता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। r is the distance between the planet and the star, basically the radius of the orbit। G capital M small m r square, ये हो गई हमारी gravitational force, it is equals to the centripetal force। centripetal force is mv square upon r। यहाँ पे हम लोग v को v0 ले लेंगे बिकॉज हम यहाँ पे orbital velocity की बात कर रहे हैं, so m v0 square by r, ये हो गई हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दोगे तो आपका एंड में निकल आएगा v0 इज इक्वल्स टू √gm अपॉन r। ये हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन, कहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो ये तो डेरिवेशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अब आगे क्या करना है, ठीक है।
देखो इससे ये पता चलता है t इज इक्वल्स टू, वेट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। इससे ये पता चलता है कि 1 मिनट या इससे ये पता चलता है कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट gm अपॉन आर। इसे थोड़ा अच्छे से लिख लो इस तरीके से, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन gm, वेट, अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन gm। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मास डेंसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास कांस्टेंट नहीं है। और देखो ये तो हमारी हो गई एक जनरल टर्म, और इसे ही हम लोग पहला वाला भी मान लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ और नहीं दिया हुआ है, वो भी जनरल एक सिचुएशन दी हुई है। तो ये हमारा हो गया पहला वाला। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि जो रेडियस है ऑफ द ऑर्बिट उसे भी आधा कर दिया और इंडिविजुअल रेडियाई ऑफ द प्लैनेट्स जो हैं उन्हें भी हाफ कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मास डेंसिटी यूनिफॉर्म दी हुई है बट मास यूनिफॉर्म नहीं दिया है, मास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, लेट मी टेक अनदर कलर, यहाँ पे ये कलर लेते हैं। ओके, हमें पता नहीं, कोई और कलर लेते हैं वरना फिर रेड रेड सेम हो जाएगा। या लेट्स टेक दिस कलर। हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल आर लिया है क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लैनेट है, यहाँ रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब अगर तुम्हें मास निकालना है तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पे है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा मास का फॉर्मूला। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे डेंसिटी तो कांस्टेंट दी हुई है लेकिन अब ये बोल रहा है कि जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हाफ कर दिया है। तो अगर हमें m डैश निकालना है उस दूसरे सिचुएशन के लिए, केस 2 के लिए, तो m डैश हमारा हो जाएगा d इंटू डेट इज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। ओके, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज m डैश इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8, बिकॉज 2 का होल क्यूब होता है 8। तो अब ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट हो गया। देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो आ रहा है ना तुम्हारे नॉर्मल m के ही बराबर, तो हम लोग m डैश को m/8 लिख सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, m डैश इज इक्वल्स टू m/8। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नया मास तो आ गया, नया मास जो है वो है m/8। अब यहाँ देखो रेडियस, जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है उसे भी आधा कर दिया गया है। अब अगर तुम्हें यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी हो तो यहाँ ध्यान दो, प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अपॉन द मास। क्योंकि बाकी सारे टर्म तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है और कैपिटल G भी कांस्टेंट है, तो बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन m। ठीक है, अब नई वैल्यूज रखो, ये तो हमारा ओरिजिनल आ गया। अब देखो टी डैश क्या आ रहा है, टी डैश इज प्रोपोर्शनल टू आर की जगह r/2 रखो, तो अंडर रूट ऑफ r/2 का होल क्यूब, ओके, अपॉन m। अब यहाँ पे नया क्या आ रहा था, m/8। ठीक है, m/8। अब देखो क्या आ रहा है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा t डैश आ रहा है, t डैश इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन 8 इंटू m इंटू 8। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो t डैश भी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, t डैश इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r क्यूब बाय m। और यही चीज़ देखो, सेम चीज़, ये जो t डैश है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, तो मतलब t डैश और t हमारा यहाँ पे बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम ही टर्म के प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये, यस, ओरिजिनल टाइम पीरियड के ही बराबर हमारा न्यू टाइम पीरियड होगा, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी वो सेम आ रही है। t इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय m एंड t डैश इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय m। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर।
ठीक है, आई होप ये समझ आया हो आप लोगों को। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना, मैं वो चीज़ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, देखो मास 1 kg दिया है, एट टाइम t इज गिवन बाय दिस, ओके, when t is in seconds and the coefficients have their proper units for r to be in meters, what is the component of the angular momentum with respect to the origin in kg meter square per second along the vector I cap plus j cap? ये एक बढ़िया सवाल था, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे लिख लेना अपने कॉपी में। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मास इज इक्वल्स टू 1 kg। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें आर की आर वेक्टर का दे रखा है, आर इज इक्वल्स टू टी आई कैप, लेट मी राइट इट डाउन, टी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2t स्क्वायर के कैप। ओके, टी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप के कैप। ओके, ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली हमें पहले एंगुलर मोमेंटम निकालना है और फिर उसका कंपोनेंट निकालना है जो कि है आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इट इज़ वेरी, देखो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, थोड़ा सा बस सोचने और दिमाग लगाने वाला सवाल है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इस सवाल को नहीं बोलेंगे। ओके, सबसे पहले हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, यही हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आर क्रॉस पी वेक्टर। अब देखो, हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और मास हमें यहाँ पे 1 kg दे रखा है। मैं लिख देती हूँ, आर क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी। मास हमें 1 kg गिवन है, तो ये सिंपली क्या हो गया, आर क्रॉस वेलोसिटी। अब पोजीशन तो हमें पता है, पोजीशन वेक्टर आर हमें पता है, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता है। और हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे एक्स की जगह आर है, तो डी आर बाई डी टी हमारी वेलोसिटी हो गई। तो इट कैन बी रिटन एज आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो बेसिकली हमें पोजीशन वेक्टर को डी टी से टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो अब देखो, डिफ्रेंशिएशन, इसके लिए आपको, इसीलिए फिजिक्स में आप लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आगे चल के आप देखोगे लॉगरिथम्स का भी काम आएगा, ग्राफ्स भी काम आएंगे। तो इसी वजह से फिजिक्स करने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। मतलब ये पीसीबी स्टूडेंट्स वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मैथ्स वाले आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो मैथ्स, तो फिर उतना दिक्कत शायद नहीं होती है मैथ्स वालों को। बट बायो वालों के लिए बेसिक मैथ्स कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप फिजिक्स सॉल्व करना चाहते हो। बिकॉज ये सवाल देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन मैथ्स का ही है एक तरीके से देखा जाए तो। बस अगर हम लोग ये वाला कंसेप्ट एक हटा दें, लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, तब और बाकी सब छोड़ के इसमें केवल मैथ्स का ही है। तो इसी वजह से मतलब मैथ्स करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है टू सॉल्व फिजिक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डी आर बाई डी टी, हमें बेसिकली पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो देखो, पोजीशन वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, टी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2t स्क्वायर के कैप। अब अगर हम लोग डी आर बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है, डी आर बाई डी टी अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे आ गया आई कैप प्लस जे कैप के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब वहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, प्लस 0 प्लस, अब देखो टी स्क्वायर पावर में है तो पावर इधर आ जाएगी, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट के साथ, तो ये आ जाएगा 4t, और t मतलब वो वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4t के कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा डी आर बाई डी टी की वैल्यू। वेट, ये हो गई हमारी डी आर बाई डी टी की वैल्यू, दैट इज आई कैप प्लस 4t के कैप। अब इसे यहाँ पे रख लो और आर का भी लिख लो। यहाँ पे आर हमारा था टी आई कैप प्लस जे कैप, ओके, प्लस 2t स्क्वायर के कैप। ठीक है, दिस क्रॉस हमारे पास क्या आया, आई कैप डी आर बाई डी टी, आई कैप प्लस 4t के कैप।
ठीक है। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट आप लोग कर लेना, इतना तो यार वेक्टर प्रोडक्ट तो बेसिकली आना चाहिए सबको, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट करके देखना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका करके देख ही लेते हैं, चलो छोड़ो। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं ऐसे, मैं बता देती हूँ कैसे करोगे आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट। इस तरीके से करना है, या तो आप एक एक टर्म को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके लिखो, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो एक इजी तरीका होता है वेक्टर प्रोडक्ट करने का, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। अब सबसे पहले इधर क्या है, टी दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है एंड 2t² दे रखा है, ओके। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, आई वाले में 1 दे रखा है एंड जे में 0 है, और इसमें कितना है 4t आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेक्टर प्रोडक्ट कर लेना। इसका जो आपका आंसर आएगा एंड में वो आएगा, वेट लेट मी राइट इट, वो आएगा आपका 4t आई कैप, ओके, माइनस 2t² जे कैप माइनस के कैप। करके देख लेना, आंसर एंड में आपका यही आएगा, ओके। सो ये आ गई हमारी क्या, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की हमारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ तक हो गया एक पार्ट इस सवाल का। अब दूसरे पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब हमें निकालना है, हमें एंगुलर मोमेंटम नहीं निकालना था, हमें निकालना था कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज़ अलोंग द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन में जो है हमें वो कंपोनेंट निकालना है एंगुलर मोमेंटम का। तो अभी देखो, इससे पहले इस चीज़ का एक बेसिक कंसेप्ट समझो। मैं यहाँ पे पेन का कलर बदल देती हूँ, ठीक है। इस चीज़ का एक बेसिक कंसेप्ट समझो कि आई कैप, चलो आई कैप प्लस जे कैप को हम लोग एक वेक्टर आर मान लेते हैं। आर मत मानो आर, वरना फिर वो अलग, वो सेम हो जाएगा उधर, वेट। इसे हम लोग मान लेते हैं एक एक्स वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप को हम लोग एक एक्स वेक्टर मान लेते हैं, ओके। अब हमें एक चीज़ पता है, कोई भी जो वेक्टर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो बेसिकली एक्स वेक्टर इज एक तो उसके मैग्नीट्यूड से बनेगा विच इज़ द मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, एंड एक डायरेक्शन से बनता है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाते हैं तब हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। तो बेसिकली एक्स वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू डायरेक्शन ऑफ एक्स के होगा। और अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर एक्स निकालना है विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एक्स वेक्टर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे इधर ट्रांसपोज कर दो, दैट इज एक्स वेक्टर अपॉन द मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, ठीक है। तो अब एक्स वेक्टर क्या है, एक्स वेक्टर यहाँ पे हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, ओके, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन द मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, यानी आई कैप प्लस जे कैप का मॉड कितना हो जाएगा, दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो इनका मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1² प्लस 1² विच इज अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2। तो बेसिकली हमें एंगुलर मोमेंटम का वो कंपोनेंट निकालना है जो इसके अलॉन्ग हो, ठीक है, इसके अलॉन्ग निकालना है। अब अगर हमें इसके अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट निकालना है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर हमारा इसके अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट है वो निकल आएगा। तो नाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग दिस विल डू द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हमें करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर एक्स, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4t आई कैप माइनस 2t² जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और इसका क्या दे रखा है हमें, यूनिट वेक्टर एक्स क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, ठीक है। दिस डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसे ज़रा डॉट प्रोडक्ट कर लो तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, वेट, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 1/√2 बाहर आ गया, ठीक है। एंड देन 4t आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4t, बिकॉज वहाँ पे कंपोनेंट 1 है, एंड जे कैप वाले को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2t²। तो ये हमारा आ गया एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग द यूनिट वेक्टर एक्स अलोंग द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। क्या आ रहा है, 1/√2 4t माइनस 2t²। ये आ गया हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसके साथ मैच कर रहा है। तो ये सवाल फिजिक्स का नहीं था, ये बेसिकली मैथ्स का सवाल था। इसमें वेक्टर्स और इन सब चीज़ों का कंसेप्ट यूज़ हुआ था। फिजिक्स का ये सवाल कम था, इसमें मैथ्स ज़्यादा अप्लाई हुई है। एंड या बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था, बट वही है, सोचना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस दैट्स इट, इतना ही था।
अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये इजी सवाल था बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैं बताती हूँ क्यों। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, A long solenoid of initial radius r naught is put in a region of uniform magnetic field B, which with the axis of the solenoid aligned along the magnetic field. The solenoid is a part of a closed circuit that has no initial current running through it. If the radius of the solenoid starts increasing at a uniform rate, how do the magnetic field strength and the associated magnetic energy inside the solenoid change? देखो ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना कर लाई हूँ बट अगेन एग्ज़ाम में नहीं बना होगा, ये आप लोगों को वहाँ पे खुद से अच्छे से मतलब खुद से बना के देखना पड़ेगा कि कैसे हो। बाकी इसमें तो उतना डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक इलस्ट्रेशन के लिए लाई हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक सोलेनॉइड है, वो एक क्लोज सर्किट का पार्ट है बट अभी कुछ करंट नहीं उसमें है, लेकिन अब क्या, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या हो रहा है कि अब जो सोलेनॉइड का रेडियस है वो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ना शुरू हो रहा है। तो हमें पता है, देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, हमें पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए। यहाँ पे ए क्या है, ए इज़ द एरिया, ठीक है। बी डॉट ए होता है तो ए जो हमारा एरिया वेक्टर होता है। अब यहाँ पे क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं, तो cos 0 डिग्री इज़ 1, तो बी ए, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी इंटू 2 पाई, सॉरी नॉट 2 पाई, एरिया ऑफ एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इज इक्वल्स टू बी ए। अब देखो आर तुम जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे मतलब एरिया बढ़ रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे जैसे तुम सोलेनॉइड का रेडियस बढ़ाओगे तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ। तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो जिससे मतलब एक करंट इंड्यूस होगा इस सोलेनॉइड में, जो कि इस एक्सटर्नल जो यहाँ पे फ्लक्स जो इंक्रीज इन फ्लक्स हो रहा है इसे अपोज करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लक्स इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा वो बेसिकली, वेट। तो अब ये जो फ्लक्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब उसके हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो एक्सटर्नल फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आएगा इंड्यूस्ड फ्लक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंड्यूस्ड फ्लक्स, ठीक है, इंड्यूस्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब बेसिकली हमसे पूछा क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड पूछा है कैसे चेंज करेगी, एंड द मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड द सोलेनॉइड। अब देखो इसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मत समझ लेना, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू न्यू नॉट एन आई। अब देखो न्यू नॉट तो कांस्टेंट है विच इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दोनों कांस्टेंट है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। अब क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है तो एक्सटर्नल फ्लक्स बढ़ रहा है, उसे अपोज करने के लिए जो फ्लक्स आएगा वो भी मतलब ज़्यादा फ्लक्स आएगा उसे अपोज करने के लिए, मतलब करंट बढ़ रहा है, बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ रहा है तो करंट बढ़ता जा रहा है। अब करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर इंड्यूस हो रही है वो भी बढ़ रही है। तो कई लोग इसे मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड समझ के बी इंक्रीजेस एंड यू इंक्रीजेस करके आगे होंगे, बट एक्चुअल में यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड पूछ रहा है। तो हमें पता है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होती है इट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, माइनस बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है हमारा। तो अब क्योंकि उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है और रेडियस बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स आ रही है, सब कुछ हो रहा है, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती जा रही है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रही है, लेकिन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, देखो नेगेटिव वाला टर्म बढ़ रहा है तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कम होती जा रही है। तो इस वजह से पहले जो जहाँ पे इंक्रीजेज आ रहा है उसे हटा दो, इसमें इंक्रीजेज आ रहा है इसमें इंक्रीजेज हटा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इट इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2 न्यू नॉट, ठीक है, ये होती है। तो अगर हम लोग केवल एनर्जी की ही बात करें
इट इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2 न्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये बी के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगा, और अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कम हो रही है तो ये भी कम होगा। तो हमारे केस में क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कम हो रही थी, तो ये भी कम होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी चला गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बचा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा था, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड पूछा था। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी क्योंकि देखो एरिया बढ़ रहा है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल फ्लक्स है उसे अपोज करने के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो करंट जनरेट कर रहा है और करंट बढ़ रहा है, तो बेसिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ रही है, बट यहाँ इंड्यूस नहीं पूछा है, यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है वो पूछा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इंड्यूस्ड बढ़ रही है, उनका डिफरेंस होता है नेट, तो इसी वजह से जो हमारा आंसर है वो है दैट बी डिक्रीजेस एंड यू ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल नहीं था, इसे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बस आप सोच के भी कर सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ईजी सवाल था, लाइक आई वुड से हाँ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस। कुछ लोग ये एक्सप्रेशन को देखकर डर गए होंगे, मतलब उन लोग पहले वो ये एक्सप्रेशन देखे होंगे एंड फिर उन लोगों को लगा होगा यार ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है सवाल। देखो कैसे करना है। देखो, the acceleration of a point particle is given by the equation this: dx square by dt square d2x by dt square is equals to alpha x upon x की power 7 plus beta x upon dx upon dt। ठीक है, where x denotes the position and t denotes the time। Which of the following relations show the correct dimensions for alpha and beta। बेसिकली हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा, यानी अल्फा ये वाला टर्म है और बीटा, इन दोनों के हमें डायमेंशंस बताने हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, ये हमें एक्सेलरेशन का टर्म दिया हुआ है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें क्या पता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें ये पता है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इनकी डायमेंशन सेम होंगी, मतलब अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स की पावर 7 एंड बीटा डी एक्स अपॉन डी टी, इन दोनों की जो डायमेंशंस होंगी वो एक्सेलरेशन के बराबर होंगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, क्योंकि दो सेम डायमेंशंस की ही जो क्वांटिटी हैं वो इक्वल हो सकती हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मतलब दो सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और उन्हीं को तुम इक्वेट कर सकते हो। बिकॉज 1 kg मतलब बेसिकली 1 kg को तुम 1 लीटर के बराबर नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग यही होता है कि अगर कोई एक क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर डायमेंशन है तो अगर तुम उसे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं लगता है। 1 kg कैन बी डिवाइडेड बाय 1 लीटर, बट 1 kg कैन नॉट बी एडेड टू 1 लीटर, मतलब 1 kg प्लस 1 लीटर क्या कुछ नहीं है, 1 kg प्लस 1 लीटर नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 kg अपॉन 1 लीटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, तो सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, अल्फा एक्स अपॉन एक्स की पावर 7 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन होता है, एम नॉट एल टी की पावर -2, बेसिकली एल टी की पावर -2। ठीक है, एल टी की पावर -2, एल टी -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे देखो ये x, इसको हम बेसिकली काट के ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू एल टी की पावर -2, ये हमारा हो गया इसके बराबर। अब देखो x क्योंकि पोजीशन दे रखा है तो फिर x जो है हमारा उसकी भी डायमेंशन l होगी, अगर सिंगल x की बात करें तो उसकी डायमेंशन l होगी, और यहाँ पे x की पावर 6 है तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा अपॉन एल की पावर 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू एल टी की पावर -2। ठीक है, अब इसे ज़रा उधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल्स टू एम नॉट एल की पावर 7 टी की पावर -2, ये हमारी आ गई अल्फ़ा की डायमेंशन। अब देखो अगर ये एल यहीं से एलिमिनेट हो जाए तो कर दो, अल्फ़ा की डायमेंशन है, ठीक है, तो बी ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया और सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, अब ए और डी बचा है। ठीक है, अब बीटा की भी हमें निकालनी पड़ेगी, तो अब इसी सेम तरीके से ये भी कर लो, बीटा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एल टी की पावर -2,
ठीक है। अब dx की भी l हो जाएगा और dt का हो जाएगा t, तो बीटा बेसिकली l अपॉन टी, ठीक है। डायमेंशन, ये बेसिक डायमेंशनल एनालिसिस है, एकदम बेसिक वाला, ठीक है। एल टी की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ से बीटा क्या निकल के आ रहा है, बीटा निकल के आ रहा है हमारा एम नॉट, एल कैंसिल हो गया, एल नॉट एम कैंसिल हो गया, एल नॉट और एम नॉट, एल और एल कैंसिल हो गया इधर दोनों साइड, एंड टी की पावर -1। तो बेसिकली बीटा की जो डायमेंशन आ रही है वो केवल आ रही है टी की पावर -1। तो अब देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे तो ये गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया कि यहाँ पे टी की पावर भी 0 और यहाँ पे टी की पावर -1। तो हमारा ऑप्शन ए इस तरीके से सही हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायमेंशनल एनालिसिस का एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के हम लोग दोनों टर्म्स को एक्सेलरेशन की डायमेंशन की तरह एक्सेलरेशन की डायमेंशन से इक्वेट कर देंगे, एंड इसी तरीके से हमारा अल्फा और बीटा के डायमेंशंस निकल आएंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए 5 सवाल कर लेंगे, उसके बाद हमारा फिजिक्स का सोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। Consider normal incidence of a monochromatic beam of photons of power p on a flat surface. Normal incidence है, ठीक है, 90 डिग्री पे। Of the incident beam, 10% gets absorbed, 10% gets transmitted, and the rest is reflected by the flat surface. If c is the speed of light, what is the force exerted on the flat surface by the beam? तो देखो, इस पहले सिचुएशन को समझते हैं, बोल क्या रहा है, ठीक है। इस तरीके से मान लो एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, लेट इट बी ब्लू, ठीक है। मान लो ये इस तरीके से एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ऐसे समझ लो। और यहाँ पे अब कुछ बीम ऑफ लाइट गिर रही है, ठीक। यहाँ पे कुछ लाइट हमारी जो है वो गिर रही है। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये जो सबसे पहले जो 10% ऑफ लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, और यहाँ यानी वो ये यहाँ तक आ रही है एंड फिर वो यहीं पे एब्जॉर्ब कर ले रहा है जो मेटल सरफेस है, और बाकी 10% क्या हो रही है, वो ट्रांसमिट हो जा रही है, यानी वो जैसे आ रही थी वो वैसे ही निकल जा रही है। यहाँ देखो नॉर्मल टू दी सर्फेस दिया, नॉर्मल इंसिडेंस यानी 90 डिग्री पे गिर रही है। और क्या बोल रहा है कि बची हुई यानी कि 80% गेट्स रिफ्लेक्टेड, यानी 80% पहले तो ऐसे आ रही है, फिर वो वापस उसी सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से पे पूछा क्या है, व्हाट इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लैट सरफेस बाय द बीम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 10%, ठीक है, 10% गेट्स एब्जॉर्ब, यहाँ पे 10% एब्जॉर्ब हो रही है, 10% ट्रांसमिट हो रही है, और आपकी 80% यानी 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80% आपकी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। डेल पी बाय डेल टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो 3 वजह से मोमेंटम आएगा, एक तो एब्जॉर्ब्ड वाले की वजह से आएगा, एक ट्रांसमिटेड वाले की वजह से आएगा, और एक आएगा जो हमारा रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है उसकी वजह से। तो 3 तरीके के यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। तो फोर्स जो है वो हमारा हो जाएगा डेल P1 बाय डेल टी, ठीक है, प्लस डेल P2 बाय डेल टी प्लस डेल P3 बाय डेल टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग इंडिविजुअली निकाल लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके लिए कितना होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ अगर पता हो तुम्हें कि जो फोर्स होती है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द पावर अपॉन सी, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये बेसिकली फोर्स नहीं, वेट फोर्स नहीं, द रेट ऑफ मोमेंटम बेसिकली P अपॉन टी जो है वो हमारा पावर, इसे स्मॉल p कर लेते हैं वरना फिर वो पावर और मोमेंटम सेम लगने लगेगा, ठीक है। जो हमारा रेट ऑफ मोमेंटम होता है वो हमारा पावर अपॉन सी के भी बराबर होता है। तो बेसिकली हम लोग, और ये कहाँ से आया, ये आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस से आया। अगर आप लोग E इज इक्वल्स टू mc² लगाओगे, दूसरे कलर से लेती हूँ, अगर E इज इक्वल्स टू mc² लगाओगे तो इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल्स टू mc इंटू सी, दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम इंटू सी,
ठीक है, अब इसे सी को नीचे ट्रांसफ़र कर दो, क्या आ जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन सी। ठीक है, अब दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दो, तो मोमेंटम अपॉन टी आ गया हमारा रेट ऑफ मोमेंटम, और एनर्जी अपॉन टाइम हमारा पावर होता है, दैट इज इक्वल्स टू पावर अपॉन सी। तो ये इस तरीके से, और रेट ऑफ मोमेंटम हमारा फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आई। ठीक है, तो फोर्स इज ऑल्सो, फोर्स और रेट ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये चीज़ आ गई। अब देखो, सबसे पहले इसकी वजह से जो एब्जॉर्ब वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। तो देखो, टोटल पावर कितनी थी, पी, टोटल पावर यहाँ पर पी दे रखी है, वेट, है ना। टोटल पावर अगर हमारी पी थी और 10% एब्जॉर्ब हो जा रही है, यानी कि 0.1 पी हमारी एब्जॉर्ब हो जा रही है, 10% ट्रांसमिट हो जा रही है, यानी 0.1 पी हमारी ट्रांसमिट हो जा रही है, और 0.8 पी हमारी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी हाँ, यहाँ पे ये चीज़ बता दी कि 0.1 पी हमारी एब्जॉर्ब हो जा रही है, 0.1 पी ट्रांसमिट हो जा रही है, और 0.8 पी हमारी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमें पता है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये तो कंप्लीटली मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब ये एब्जॉर्ब हो जा रही है, यानी जो फोटॉन्स हैं वो रेस्ट पे आ जा रहे हैं, यानी इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.1 पी अपॉन सी, बिकॉज यहाँ पे अब हम लोग रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो ट्रांसमिट, यहाँ पे मैं नहीं लिखती, मैं अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, ये तो इसकी पावर है जितनी ये होल्ड कर रहा है, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग इसकी वजह से पूछें तो ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वेट, डेल P1 अपॉन डेल टी, ये हमारा हो जाएगा 0.1 P अपॉन सी, बिकॉज हमने रेट ऑफ मोमेंटम देख लिया था, P अपॉन सी के बराबर होता है। ठीक है, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है, हम लोग नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल हमारा 0 हो गया, माइनस इनिशियल क्या था, नीचे वाली डायरेक्शन में आ रहा था, तो इनिशियल हो गया माइनस 0.1 पी बाय सी। ठीक है, तो नेट क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमारा इतना ही आ गया, 0.1 पी बाय सी। अब जो ट्रांसमिट हो जा रहा है, देखो ये जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन से चला जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं आया, और मैग्नीट्यूड भी सेम है बिकॉज सेम वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ पे तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा डेल P2 बाय डेल टी, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में चला जा रहा है एंड कोई भी वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इस वजह से, इसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा। अब ये देखो, रिफ्लेक्टेड वाले में जिधर से आ रहा था ये उधर ही वापस चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो 0.8 का डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या, नीचे वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है, तो नीचे वाली और फाइनल क्या है, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो बेसिकली 0.8 पी बाय सी, वेट सही से लिखो, या 0.8 पी बाय सी। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल, माइनस इनिशियल कितना था, माइनस 0.8 पी बाय सी। ठीक है, ये हमारा क्या है, चेंज इन डेल P3 बाय डेल टी। ठीक है, ये इसके बराबर है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.6 पी बाय सी। ये आ गया हमारा इसकी वजह से, जो लास्ट वाला है रिफ्लेक्टेड वाले की वजह से, यानी डेल P3 बाय डेल टी हमारा आ गया 1.6 पी बाय सी। यानी कि अब देखो, तीनों हमें पता है, डेल P1 बाय डेल टी एंड डेल P2 बाय डेल टी एंड डेल P3 बाय डेल टी, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नेट फोर्स, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, पहला कितना है 0.1 पी बाय सी। ठीक है, एंड दूसरा कितना है 0 प्लस 0, और तीसरा कितना है 1.6 पी बाय सी। ठीक है, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 1.7 पी बाय सी, ये हमारा आ रहा है। देखो 1.7 कहीं है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है 1.7 पी बाय सी। तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 6 to 10, एंड बचे हुए 5 सवाल जो हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि ये वीडियो भी लंबी हो गई है काफ़ी। एंड या स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को समझ आया या नहीं। अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। एंड
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को फ्यूचर में किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। सो या टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे सॉर्टेड। नमस्कार।